रेपिस्ट को जब माला पहनाया जाता तो आपको खुशी होती है? बिल्कुल नहीं आप होती। महिला है। बिल्कुल भी नहीं जब होती। रेपिस्ट का दोषी हो, आरोपी नहीं, दोषी, आप वकील हैं, दोषी और आरोपी में बहुत फर्क है, उसको जब रिहा कर दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंख ये भी से तो उसी गुजरात मॉडल में हुआ ना। मैं अभी इस चीज में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं रेप करने वाला कौन था, वो किस जाति का, किस धर्म का था, किसका रेप हुआ, बात इस पे नहीं होना चाहिए। इस देश में बात होना चाहिए कि जुर्म क्या है और उसकी सजा क्या है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गुजरात ही भारत नहीं है, जी भारत में एक गुजरात है। जी 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 आप गुजरात का हवाला मुझे दे रही है, ठीक है, आप गुजरात से आती हैं, वहाँ सब चीज़ें हरी भरी है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ ऑन कैमरा, क्या तो ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसका आंकड़ा भी मेरे पास में है। एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग का पैसा देने के लिए उसका घर बिक जाता है, कैसे उसको न्याय मिलेगा? यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो महिलाओं के लिए खास करके, क्योंकि आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं की जो 66 करोड़ महिलाएं हैं, जो 30,000 रेप की घटनाएं हर साल, जो 4,64,000 महिला उत्पीड़न, मैं चाहता हूं कि उन महिलाओं को न्याय मिले। पूरे भारत में किसी को भी लगे कि मुझे लीगल एड की ज़रूरत है, मेरे साथ छेड़खानी हुई है या मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करें, मैं फ्री ऑफ चार्ज लड़ूंगी। आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपकी बेटी हूँ। 12-12 लाख करोड़ रुपए सेठों के माफ हो जाते हैं और अब चंद 100 करोड़ से जो देश की 66 करोड़ महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सके, वो करने में इतनी देरी और ना हो पाए, क्या 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 वजह हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता ना? हो सकता है, महिलाओं को फ्री में लीगल एडवाइज़र मिलती है। है कि न्याय कैसे महिलाओं को मिले और तुरंत मिले, इसके ऊपर कोई सरकार अभी भी काम नहीं कर रही है। राजनीति होती है महिलाओं के ऊपर। जी, मैं उसके लिए कहूँगी कि हमें है ना पता नहीं। इस तरह से आपने महिलाओं की मदद करी है, चाहे वो रेप पीड़ित हो, चाहे नाबालिग के साथ कोई उत्पीड़न होता है वो हो, चाहे बच्चे हैं, आप किस तरह से काम कर रही हैं? मैं अपने देश की एक अच्छी नागरिक बनने की कोशिश कर रही हूँ। वकीलों का भी दर्द देखा है, जिस 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 आप लीगल एड्स की बात कर रही है ना, उन वकीलों का दर्द भी मैंने देखा है। कहते हैं 5,000 रुपये महीने से ज़्यादा कमा नहीं पाता हूँ, उनको जो पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जिस आप लीगल एड्स की बात करें ना, हर डिस्ट्रिक्ट में जो अवेलेबल है, कि जो अपना लीगल अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसके शरीर पे आज 200 टाके लगे हुए हैं, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उस बच्ची को मैंने गोद लिया है, उस बच्ची की एडवोकेट भी मैं थी। गुजरात की पहली जीवन के अंतिम सांस तक सजा हमने उनको करवाई थी, साथ में उस बच्ची के ऑपरेशन करवाए, आज वो बच्ची स्कूल जा रही है। दोस्तों नमस्कार। अब हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे दिल्ली की एनडीएमसी भवन, जहाँ पे सैल्यूट तिरंगा नाम की एक संस्था है और जो काम करती है खास करके बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको आदर्श मान के अपना काम कर रही हैं। और उसी फंक्शन में आई हुई हैं हमारे साथ प्रतिभा देसाई जी। प्रतिभा देसाई जी आप आई हैं सूरत से, और प्रतिभा देसाई जी एक एडवोकेट है। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इस देश में करीब करीब, पिछले आंकड़े की बात करें तो 32,000 रेप केसेस, 2020 की बात करें तो करीब करीब 28,000 रेप केसेस, जबकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी था। 2019 की बात करें तो 31,000 रेप केसेस, यानी कि 3 साल के आंकड़ों को आप जोड़ देंगे तो करीब करीब 1 लाख रेप केसेस इसी भारत में। 2014 में लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ, खासकर महिलाओं ने, आज भारत में महिलाओं की जनसंख्या की हम बात करें तो मैं करीब करीब कह सकता हूं कि 66 करोड़ महिलाएं हैं। और उन 66 करोड़ महिलाओं में से मैं आपको अगर आंकड़े दूं, 4,64,000 महिलाओं के साथ अत्याचार यानी कि उत्पीड़न की घटनाएं एक साल में हुई। 2021 की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से औसत 4 लाख से तो ज़्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती है। 30,000 के औसत रेप केसेस हो जाते हैं। फिर छोटी बच्चियों का उत्पीड़न, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, सबको जोड़ देंगे तो करीब करीब जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है उसको आप 3 गुना 4 गुना कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। लेकिन हमारे साथ जो मैडम खड़ी है प्रतिभा देसाई जी, ये जुड़ी हुई हैं सैल्यूट तिरंगा संस्था से, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इनको सामने लाने का मकसद ये है कि ऐसी महिलाएं, एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि हर घटना को रोकना शायद सरकार के हाथ में हो, ज़रूरी नहीं है, प्रशासन के हाथ में हो, ये भी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो आगे बढ़ करके और 100 महिलाओं को अगर न्याय के लिए, न्याय के दरवाजे तक उनको ले जाती है, यही बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भारत में महिलाओं का बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, खासकर मैं सुरक्षा की बात करूं, उनके साथ घटनाओं की बात करूं, उनके साथ अत्याचार की बात करूं, चाहे नाबालिग लड़कियों के साथ जितनी घटनाएं होती हैं, हज़ारों में तादाद है, एनसीआरबी की आंकड़े कहती हैं।
आखिर सैल्यूट तिरंगा का जो मकसद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर काम करें, 750 बेटियों के लिए कुछ कर भी रहे हैं, ये तो बस एक पीनट्स है। जी। लेकिन आप जो कर रही हैं, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, किस तरह से आपने महिलाओं की मदद करी है, चाहे वो रेप पीड़ित हो, चाहे नाबालिग के साथ कोई उत्पीड़न होता है वो हो, चाहे बच्चे हैं, आप किस तरह से काम कर रही हैं? मैं अपने देश की एक अच्छी नागरिक बनने की कोशिश कर रही हूँ कि इस देश ने हमें कुछ दिया है, इस समाज ने हमें कुछ दिया है, तो उसको हमें वापस लौटाना है। तभी हमारे पढ़ने का, तभी हमारे संस्कारों का जो है वो फुलफिल होगा। मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे मैं 3 साल रही। 3 साल में मैंने 72 क्रिमिनल बच्चों को सुधारा, जो आज भी मुझे माँ कह के बुलाते हैं। एक माँ की तरह मैंने उनको सुधारा। उसमें रेप पीड़ित मतलब ऐसे बच्चे भी थे, रेप विद मर्डर वाले बच्चे थे, दारू की जो मतलब शराब की खेप मारते हैं वैसे बच्चे थे, और बहुत अलग अलग उनकी समस्याओं पे मैंने काम किया। वहाँ के हमारे जो स्थानिक पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा जी और उनकी टीम के साथ मिलके हमने ऑपरेशन समर्थ नाम एक दिया, और उसके तहत 156 जगह पे छापेमारी हुई, जहाँ पे नशीली चीज़ें जहाँ बिक रही थी उनको पकड़ा गया और बहुत अच्छी कार्यवाही की गई। और जो बच्चे नशे में थे, नशे के आदी हो गए थे, उनको सुधारा गया। साथ में उसके माता पिता का काउंसलिंग किया गया, और उन बच्चों में से जो बच्चे काम करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, उनको हमने सपोर्ट किया। फाइनेंशियली सपोर्ट हो या सरकार की ओर से भी सपोर्ट दी गई। आज ताज में भी वो बच्चे काम करते हैं, मार्केट विस्तार में भी वो बच्चे काम करते हैं, अपनी गैरेज लेके वो काम करते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे पास नेपाल से बच्चे आते थे, और उन बच्चों के लिए मैंने आधी रात को भी कोर्ट खुलवाई है, और आधी रात को हम न्याय तंत्र बैठ के उनके फेवर में, उनके हित में हमने बात की है। आप न्याय तंत्र की बात करती हैं, एक छोटा सा मैं आपसे आंकड़ा शेयर करना चाहता हूं। इसी देश में आंकड़ों के मुताबिक करीब करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है। जी। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो करीब करीब 20,000 से ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो 10 सालों से ज़्यादा हो गए। 40,000 के करीब जो केस पेंडिंग है वो 5 सालों से ज़्यादा पेंडिंग है। भारत की एक वो जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी है, 80 करोड़, एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग का पैसा देने के लिए उसका घर बिक जाता है। कैसे उसको न्याय मिलेगा? यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो महिलाओं के लिए खास करके, क्योंकि आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, 1000 से ज़्यादा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने थे जिससे महिलाओं को न्याय मिले। आप निर्भया कांड की बात करती हैं 2014 के पहले की, जिस पे काफ़ी राजनीति भी हुई। और आप बात करते हैं हाथरस का घटना देख लीजिए, कठुआ की घटना देख लीजिए, कई घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ जो विभत्स घटनाएं हुई है। मुद्दा ये है कि न्याय कैसे महिलाओं को मिले और तुरंत मिले, इसके ऊपर कोई सरकार अभी भी काम नहीं कर रही है। राजनीति होती है महिलाओं के ऊपर। जी, मैं उसके लिए कहूँगी कि हमें है ना पता नहीं है, एक्चुअली है। पहले मैं बारी बारी आपका आंसर देती हूँ। फास्ट ट्रैक के तहत अभी केस चलते हैं, पॉक्सो के जो भी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप होते हैं वो फास्ट ट्रैक के तहत चलते हैं। हमारे गुजरात में मैंने जो काम किया है उसी की बात कर रही हूँ। तो 1 साल में 19 लोगों को फांसी दिलाई। एक केस ऐसा हुआ कि 7 दिन में 560 पेज की चार्जशीट तैयार करवाई गई, 29 दिन में उनको फांसी की सज़ा दिलवाई गई। एक केस था जिसमें 36 दिनों में सज़ा दिलवाई गई। ऐसे अलग अलग मिला के 1 साल में 19 केस हुए। इसके अलावा जो घरेलू हिंसा के जो केसेस होते हैं उसके तहत हम लोग लोक अदालत स्टार्ट हो गई है वहाँ पे। इसके अलावा जो भी सामाजिक संगठन है वो ऐसी महिलाओं को एक करने के लिए दोनों पक्षों को सुनते हैं और उनका मतलब एक मंच उसको वापस से उसका ग्रस्ती बसाते हैं। और लोक अदालत में एक साथ में इतने लाखों केस का निकाल हो रहा है। और ऐसे मतलब जीबी के जो केस इलेक्ट्रिक वाले केस हुए उसमें भी होता है और इसमें भी होता है और अभी क्रिमिनल केस में भी होता है। 138 के केस में भी ये लोक अदालत अभी हमारे गुजरात में स्टार्ट हो गई है। तो वो यही कहती है कि भी अभी केस का निकाल हो रहा है। और साथ साथ में जो फास्ट ट्रैक की रचना है तो मैं ये कहूँगी कि रचना हुई है, लेकिन आपको एक्टिव होकर कहना है कि हमारा जो केस है वो फास्ट ट्रैक में चला जाए। और जो महिला है एक्टिव होके क्यों कहना है? देखिए, सरकार जब आती है, जब चुनाव आते हैं तो लोग कहते हैं हम महिलाओं के लिए करेंगे, वही वादा भी किया गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है मैम। जितने चंद 100 करोड़ रुपए की बात है उसको एस्टैब्लिश करना और जजेस की नियुक्ति, ये सब हो नहीं पा रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगा, ये मंच तो आपका ऐसा नहीं है जिसमें बहुत सारे डेटा मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ 12-12 लाख करोड़ रुपए सेठों के माफ़ हो जाते हैं और अब चंद 100 करोड़ से जो देश की 66 करोड़ महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सके, वो करने में इतनी देरी और ना हो पाए। आखिर क्या 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 वजह हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता ना? हो सकता है,
हो सकता है महिलाओं को फ्री में लीगल एडवाइज़र मिलती है, लीगल वकील मिलता है। उनको जाके जो कानून सेवा सत्ता मंडल है वहाँ जाके कहना पड़ता है कि भी मैं अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे फ्री में वकील चाहिए, तब उसे मिलेगा। अगर भूख लगेगी तो खाना तो मांगना पड़ेगा। मैं उन वकीलों का भी दर्द देखा है, जिस 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 आप लीगल एड्स की बात करिए ना, उन वकीलों का दर्द भी मैंने देखा है। कहते हैं 5,000 रुपये महीने से ज़्यादा कमा नहीं पाता हूँ, उनको जो पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जिस आप लीगल एड्स की बात करें ना, हर डिस्ट्रिक्ट में जो अवेलेबल है कि जो अपना लीगल अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसको लीगल एड्स देने के लिए जो बनी हुई है ना तंत्र, उस तंत्र में काम करने वाले वो वकील हैं जो नए आते हैं, काम नहीं मिलता उनको बाहर से, वहाँ काम तो कर रहे हैं, रोटी नहीं खा पा रहे हैं। डेटा उठा के देखिएगा कभी, वो कहते हैं मैं क्या काम करूँगा। अब 20 केस मुझे एक दिन में हेयरिंग को दे देंगे, 18,000 में एक केस का मैं औसत बता रहा हूँ, उनको ठेका दिया जाता है कि 18,000 में आपको चाहे 20 हियरिंग हो चाहे 50 हियरिंग हो, आपको काम करके देना है। उसका कैसे जिएगा वो वकील? उनका स्टेटमेंट है, मैं आपको कल की चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ। ये तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगी तो मैं कह दूँगा हाँ हाँ हाँ, मैं वो हाँ न करने वाला नहीं हूँ। उनकी हालत खुद खराब है उस वकील की, वो क्या करेगा? मैंने जो स्थिति देखी है तो मेरी नज़र में ऐसा नहीं आया है हमारे गुजरात में। हाँ, मैं अपनी बात करूँ, मैंने जो देखा है वो हमारे यहाँ बहुत मतलब सुशासन है, ऐसी व्यवस्था है। मैं आपको इस मंच से इनवाइट करूँगी कि आप आइए हमारे गुजरात में, हमारे सूरत में आइए। हमारे गृह मंत्री जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी जो काम कर रहे हैं, और मोदी जी की जो प्रेरणा स्रोत से जैसे हमारा काम होता है, आप आके हमारे गुजरात में देखिए कि क्या क्या कैसी व्यवस्था है। कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि भी पैसों की वजह से मरे, या अगर वो बीमार भी हो, वो इलाज नहीं करवा पाए, तो भी हमारे पास इतने सारे दाता है कि उसकी सारवार भी करवाए। नहीं, आपकी मैं गुजरात मॉडल पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ। अगर उस पर हम बात करेंगे तो बहुत सारा डेटा है मेरे ऊपर, मेरे पास में। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गुजरात ही भारत नहीं है जी, भारत में एक गुजरात है। जी जी जी। आप गुजरात का हवाला मुझे दे रही हैं, ठीक है, आप गुजरात से आती हैं, वहाँ सब चीज़ें हरी भरी है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ ठीक है आपने सही कहा। लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसका आंकड़ा भी मेरे पास में है। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाके, गुजरात भारत नहीं है, भारत गुजरात में है। भारत, हर भारतीय को जो चीज़ें चाहिए। जी। आप जिस वकील की बात कर रहे हैं, मैं किसी को भी कुछ भी समस्या हो पूरे भारत से आप मुझे कहिए, मैं आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ उसको पहुँचनी चाहिए। मैं वकील की समस्या की अभी बात हटा कोई दीजिए। भी समस्या- महिलाओं की जो 66 करोड़ महिलाएं हैं, जो 30,000 रेप की घटनाएं हर साल, जो 4,64,000 महिला उत्पीड़न, मैं चाहता हूं कि उन महिलाओं को न्याय मिले, और उसके लिए जैसा आप काम कर रही हैं, आपके जैसे और भी महिलाएं तो काम कर रही, लेकिन इस देश में गरीबों को, खासकर महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें उनके साथ होती है कई बार बयां करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मैं आपके हर एक शब्द से वाकिफ़ हूँ। मैंने इतनी इतनी पीड़ा देखी है। मैं रेप पीड़ित बच्चियों के साथ काम करती हूँ। यहाँ दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, वैसे हमारे गुजरात में डिंडोली रेप केस हुआ था। 4.5 साल की बच्ची के दोनों प्राइवेट पार्ट एक हो गए थे, 30 टाँके लगे, तब जाके उसका खून रुका था। उसके शरीर पे आज 200 टाँके लगे हुए हैं। वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उस बच्ची को मैंने गोद लिया है। उस बच्ची की एडवोकेट भी मैं थी। गुजरात की पहली जीवन के अंतिम सांस तक सज़ा हमने उनको करवाई थी। साथ में उस बच्ची के ऑपरेशन करवाए। आज वो बच्ची स्कूल जा रही है, उसकी आफ्टर केयर देख रहे हैं। ऐसे कई रेप पीड़ित बच्चियों की मैं माँ हूँ। मैं उनको देखती हूँ, उसका दर्द मैंने नज़दीक से देखा है। उनका जो परिवार है वो इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकता। और उन्होंने कई घर चेंज किए। और हमारा समाज कैसा है कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ, उस बच्ची को कोसेंगे, उस बच्चे ने रेप किया, उस बच्चे को उंगली नहीं करेंगे। तो मुझे इस समाज के नज़रिए को बदलना है कि भी बच्ची बाहर जाए, बच्ची छोटे कपड़े पहने इसलिए उसका रेप होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेप करने वाला कहीं ना कहीं तो कोई लड़का है ना। तो हमें वो सोच बदलनी है। हमें इस जो हमारा सैल्यूट तिरंगा है उसके माध्यम से भी, यहाँ इस जुड़ने का भी माध्यम वही था और मकसद वही था कि मैं पूरे भारत में ये मैसेज पहुँचाऊँ कि हमें एक सशक्त माँ बनना है। और रेपिस्ट को जब माला पहनाया जाता तो आपको खुशी होती है? बिल्कुल नहीं आप महिला होती, हैं। बिल्कुल भी नहीं जब होती। रेपिस्ट का दोषी हो, आरोपी नहीं, दोषी, आप वकील हैं, दोषी और आरोपी में बहुत फर्क है। उसको जब रिहा कर दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंख ये से। भी तो उसी गुजरात मॉडल में हुआ ना। मैं अभी इस चीज़ में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मैं ऑन द कैमरा, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने जो कहा, मैं चाहता हूँ इन जैसे महिलाएं हर शहर में, हर महिला को नसीब हो जो जिसके साथ उत्पीड़न की घटना हो। मैं कहना सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि आज का वक्त पता नहीं किस दौर में ले जाया जा रहा है और क्यों जा रहे हैं लोग। रेप होता है, करने वाले की जाति नहीं, उसका कुकर्म देखना चाहिए।
लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर वो मानसिकता कौन पैदा कर रहा है और क्यों पैदा हो रहा है। बेटी किसी की भी हो, किसी जाति की हो, धर्म की हो, बेटी बेटी होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। कष्ट उतना ही उसको होता है जितना किसी और को होता होगा। लेकिन ये बांट करके बात करने से, या रेप करने वाला कौन था, वो किस जाति का, किस धर्म का था, किसका रेप हुआ, बात इस पे नहीं होना चाहिए। इस देश में बात होना चाहिए कि जुर्म क्या है और उसकी सज़ा क्या है। आई एम राइट मैम? जी, बहुत ज़रूरी। और एक बात और भी है, मैं अभी PIL दाखिल करने वाली हूँ और सरकार से अनुरोध भी करने वाली हूँ कि फास्ट ट्रैक के तहत हमने सज़ा तो उसको सुनाई दी, लेकिन उसका अमलीकरण जो होना चाहिए वो भी जल्दी से होना चाहिए। मेरी एक खास गुजारिश भी है और मैं हमारे जो भी मंत्रीगण हैं उनसे भी मैंने एक रिक्वेस्ट की है, एक लेटर लिखा है। उसमें यह है कि इसको, जिसको भी हमने फांसी दी है रेपिस्ट को, उसको फांसी जल्दी से दी जाए। मानवाधिकार के तहत हमको 4 रास्ते पे हम फांसी नहीं दे सकते, लेकिन बंद दीवारों में अब जब जेल में फांसी दोगे उसको, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। हर एक जो वो औद्योगिक वसाहत है वहाँ उसका बड़ी बड़ी स्क्रीनों में लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जितनी भी मिलें हैं, जहाँ भी ट्राइबल पब्लिक रहती है या जो अपना घर परिवार छोड़ के कहीं और कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ अकेले रहते हैं, वैसे विस्तारों में होना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि जैसे हम होर्डिंग लगाते हैं वैसे ये फांसी, इसको फांसी मिली, ऐसा होर्डिंग हर जगह पे लगना चाहिए, ताकि एक डर, सजा का जो डर है वो। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इनका कहने का जो मतलब है, फिर कुछ लोग कहेंगे कि आप सरिया लाना चाहती है इस देश में, आप ये करना चाहती हैं। नहीं, सरिया नहीं। इनके कहने का भाव ये है, तात्पर्य है कि जब तक खौफ नहीं आएगा जुर्म करने वालों के मन में, तब तक वो जुर्म करता चला जाएगा। निर्भया के कांड के बाद से फांसी तो हो गई, लेकिन क्या जुर्म रुक गए? नहीं रुके। ये कहना ये चाहती है कि जुर्म करने से पहले उस जुर्म करने वाले को अगर 10 बार सोचना ना पड़े कि जो मैं ये कर रहा हूं इसकी मुझे क्या सजा हो सकती है और कितनी जल्दी हो सकती है, तब तक जुर्म पे आप काबू नहीं पा सकते हैं। ये कतई मतलब नहीं है कि आप टेलीकास्ट कीजिए या ना कीजिए, कोई और रास्ता है तो उसको अपनाइए। खास करके न्याय जल्दी और सस्ती जरूर मिले महिलाओं को, ताकि जुर्म करने वाले ये सोचे कि हाँ, ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी तो उस न्यायिक व्यवस्था में उसका विश्वास, उस जुर्म, जिस पे जुर्म हुआ है उसका विश्वास हो कि हाँ, मैंने जिस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है वो न्यायालय मुझे इंसाफ देगा और उसके लिए मुझे घर और मकान और अपनी ज़मीन बेचने की शायद नौबत नहीं आएगी और समाज में मेरी इज्जत वही रहेगी। समाज में भी मुझे बेइज्जती का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलू है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, महिला उत्पीड़न ऐसे हैं जो सामने नहीं आ पाती है। हमें भी अपने मानसिकता को इस तरह से बनाना होगा, समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि आपके साथ कोई भी उत्पीड़न हो तो आप बोलिए जरूर, बोलना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और आप जो कर रही हैं आप करते रहिए। और मैं तो कहता हूँ कि प्रतिभा जी जैसे प्रतिभा हर महिला, हर घर, हर गांव में मिले, हर शहर में मिले, जहाँ पे इन जैसे प्रतिभा मैडम की तरह हाथ थाम के बोले कि चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं अपनी चैनल के माध्यम से भी कहूँगी कि पूरे भारत में किसी को भी लगे कि मुझे लीगल एड की ज़रूरत है, मेरे साथ छेड़खानी हुई है या मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करें। मैं फ्री ऑफ चार्ज लड़ूंगी। आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप डरो मत। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसकी कंप्लेंट करने बाहर आओ, आपका नाम भी कहीं भी बाहर नहीं आएगा, आपकी जो आइडेंटिटी है वो छुपी रहेगी और पुलिस और प्रशासन आपकी मदद करेगा। आप बस एक हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और भरोसा रखो कि ये प्रशासन, देश, हमारे प्रधानमंत्री सब साथ में है और हम सब मिलके, हम सब मिलके और इस नए भारत की रचना करते हैं और हमारी बेटी को, हमारे बेटों को, सभी को बचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत बड़ी बात आपने कही। और किन्हीं को भी ज़रूरत हो तो मैं मैडम का कांटेक्ट नीचे चलाऊंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं और कर सकते हैं। नमस्कार।